नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार द हिंदू में के करंट अफेयर सेशन में। और आज हम पूरा जो इसका एनालिसिस करेंगे द हिंदू का। 16 जुलाई आज है और आज इसका करंट अफेयर का हम एनालिसिस करेंगे। इसका फ्रंट पेज इस प्रकार से आपको दिख रहा है, आधा इधर है और आधा इधर है। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट में जो ऊपर न्यूज़ दे रखी है वो खासकर उस न्यूज़ को आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे श्रीलंका से जो खबर आ रही है वो देखते हैं। तो श्रीलंका में फाइनली दोस्तों जो गोडबाया राक्षे हैं ना, उनने जो अपना रेजिग्नेशन पहुंचाया था उनने ट्वीट करा। उसके बाद जो रनिल विक्रमसिंघा है उनने फाइनली यहाँ के एक्टिंग जो प्रेसिडेंट है ना उसकी शपथ ले ली है। और जैसे ही ये हुआ दोस्तों, वहाँ पे जो है एक प्रकार की खुशी का माहौल उड़ गया और लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेट करा इसको। इसको देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ जो दे रखी है, जो राजपक्षे परिवार और उन पे कोर्ट ने, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैन लगा दिया है 28 जुलाई तक, मतलब वो देश से बाहर नहीं जा सकते, ये बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों इधर साइड में जो न्यूज़ रखी है वो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो देख लेंगे। असम और जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर विभाग है, साथ में यहाँ पे रैंकिंग जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की आई है, बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है हमारा इंडिया का, जो इंडिया के उन सबकी रैंकिंग आई है, इसमें आईआईटी मद्रास ने टॉप करा है। इसको देख लेंगे। इसके अलावा इस पेज पे तो फ्रंट न्यूज़ में जो है ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें तो एक ये फोटोज़ पिक्चर दे रखी है यहाँ पे, आप देखोगे तो ये वही जो मैंने हमने कल करा था ना। एक सिटी जो है तेलंगाना की जिसका नाम है ठीक है, बांद्रांचलम करके जो जगह है, ठीक है। वहाँ पर वहाँ का जो गोदावरी जो 50 साल पुराना दोस्तों, ये जो पुल है पूरा हाई लेवल पे आ चुका है। गोदावरी का सी लेवल 30 सालों में सबसे हाई यहाँ पे देखा गया है। आर्मी यहाँ पे जो लोअर एरिया है जो कि यहाँ के तेलंगाना इस डिस्ट्रिक्ट के शहर के, वहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय करा गया है। यहाँ आर्मी जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और इसका वाटर लेवल 15 फीट 16-17 फीट तक चले गया है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर जो दिल्ली में एक खबर जो है, यहाँ पर मोहम्मद जुबैर जो काफ़ी समय से दिल्ली में जो अरेस्टेड थे, दिल्ली में जो केस इनके रजिस्टर्ड था उसकी वजह से अरेस्टेड, तो दिल्ली वहाँ की जो दिल्ली कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने इनको बेल दे दी है। यहाँ के जो डेमोक्रेसी है उसमें कहीं ना कहीं जो है जो हम बोले क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जो असहमति का पक्ष भी एक होना चाहिए डेमोक्रेसी में, जो कि एक हेल्दी है डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो इस यहाँ के उनके ऊपर जो केस लगाए, लेकिन अभी भी अरेस्ट किसी को, यूपी में भी उनके ऊपर जो है केस चल रहे हैं, इस वजह से वो अभी अरेस्टेड रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक डॉक्टर बैंड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको देखेंगे। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे जो यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, एक साउथ के सुपरस्टार थे, ठीक है। इनका नाम प्रताप पूतन था, ठीक है, पूथन नाम था, प्रताप पूतन, जो कि चेन्नई में इनकी जो फ्लैट था वहाँ पे इनकी बॉडी मिली है। लेकिन बताया जा रहा है कि इनको नेचुरल डेथ से इनकी देहांत हुआ है। और बहुत फेमस एक्टर थे, कम से कम 100+ मूवी इन्हें करी साउथ की, तमिलनाडु, तेलुगु और मलयालम, काफ़ी सारी मूवी में इन्हें एक्टिंग करी और साथ साथ में डायरेक्ट भी करी। तो एक्टर और डायरेक्टर थे प्रताप पूतन, इनका देहांत हो गया, क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक खतरनाक कल अपोजिशन जो है यहाँ पर हो गया, क्योंकि अभी मालूम है आपको मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो मानसून सेशन के पहले ही राज्यसभा जो असेंबली है उसका एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक नोटिस दिया कि जो जितना भी पार्लियामेंट का जो एरिया है उसमें जो जो भी प्रोटेस्ट होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का, मेनली तो प्रोटेस्ट का ही था, प्रोटेस्ट और किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य नहीं होगा। तो इससे अपोजिशन यहाँ पर जो है रूठ गया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपोजिशन ने यहाँ पर आंदोलन जो है पूरा से बंद करने पे यहाँ पर वो कर लिया है। तो इसमें क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मेनली तो अपोजिशन जो पार्टी है उसमें जैसे कि शरद पवार है, उन्हें बोला ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ऐसी कुछ चीज़ होना, क्योंकि काफ़ी समय से मतलब असेंबली में इस प्रकार के काम होते रहते। आपको मालूम है, जीरो भले प्रश्नकाल हो या फिर लोग आप देखोगे जो पार्लियामेंट एरिया उसमें जो है वहाँ की संसद असेंबली छोड़ के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर धरने में बैठते, तो इस प्रकार का रोक लगा दी गई है। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या आता है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो एक चौंकाने वाला नंबर सामने वापस से आया, WHO और जो यूनिसेफ है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, उसकी रिपोर्ट से मालूम पड़ रहा है कि इंडिया में जो हमारा जो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है, यानी जो बच्चों को टीका, जो बच्चे टीका जिनका नहीं हो पाया, उनका नंबर बढ़ के दुगना हो गया 2019 से एज़ कम्पेयर 2021 में। तो ये पहले भी था, आपको मालूम है, 2 साल 3 साल, यहाँ पे 2 साल जो हमारा कोविड पीरियड रहा और जो हमने ज़्यादातर जोर दिया कोविड के टीकाकरण में, तो हमारे जो दूसरे टाइप के जो टीके लगते हैं बच्चों को, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको जो टीके लगते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छूट गए और काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे टीके नहीं लगे, जो कि बहुत ही डेंजरस स्थिति हो सकती है। जैसे डिप्थीरिया का टीका लगता है आपको मालूम है, तो ये बच्चों को 2 से 3 महीने में जब होता है लगाने पड़ते हैं, तो वो टीके यहाँ पे छूट गए। इसके अलावा इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, साथ साथ में यहाँ पे एक कोने पे न्यूज़ दे रखी है, आपको दिख नहीं रही है। जो बाइडन है यहाँ पर फिलहाल अब फिलिस्तीन और इसराइल होते हुए यहाँ पर सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ पे क्राउन प्रिंस से मिलेंगे और काफ़ी सारे टायर्स पे जो है जो उनके टायर्स है उन पे रिपेयर जो मजबूत करेंगे उसको। और अभी इसराइल में इनकी मीटिंग हुई थी, इसराइल में काफ़ी सारे इन्होंने घोषणा करी और साथ साथ में यहाँ पर इसराइल का कहना था कि हम बोले फोर्स इज़ द ओनली ऑप्शन, और इनका कहना डेमो जो इनका कहना था, तो कूटनीति वो एक प्रकार का कारण हो सकता है कि वो जो है इनने कहीं ना ईरान को जो है टारगेट करते हुए इसराइल से बातचीत करी और इसराइल ने फुल सपोर्ट दिया अमेरिका का कि हम जो है ईरान को न्यूक्लियर डील करने से रोकेंगे और अमेरिका साथ देंगे। साथ साथ में 2 स्टेट पॉलिसी के साथ अमेरिका इसराइल के मिलने के बाद फिलिस्तीन भी गया, वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है जो भी फिलिस्तीन को संभालते हैं उनसे मुलाकात करी और साथ साथ में उनको भी
आर्थिक मदद और दूसरी मदद करने का यहाँ पे आवेदन दी। तो लगभग अमेरिका कुछ फिलिस्तीन को 300 मिलियन या 30 मिलियन को जो डॉलर का यहाँ पे जो खर्च करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सडनली बार बार क्या हो रहा है दोस्तों, जो अपोजिशन सोच रहा था ना कि हम एक पार्टी होकर लड़ेंगे और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी होने वाला है उसमें, और एक जो है जो कैंडिडेट हम अपोजिशन के तरफ से एक स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिशन साथ में नहीं आ पा रहा है। पहले उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे बोला कि हम जो है एनडीए प्रेसिडेंट है जो द्रौपदी मुर्मू उनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद काफ़ी सारी जो अपोजिशन पार्टीज है वो यहाँ पर उनके साथ आ रही है, जैसे कि फिर झारखंड जो मुक्ति मोर्चा है उसने भी यहाँ पर सपोर्ट का बोल दिया द्रौपदी मुर्मू को। अब एक सडनली वापस यहाँ पर जो ओम प्रकाश राजभर करके जो है यहाँ पर इनकी पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ठीक है। ये मेनली एक की अलायंस है जो समाजवादी पार्टी का, इन्हें कह सकते हैं आपकी समाजवादी पार्टी जो यूपी में है ना, अखिलेश यादव की, उनकी ही पार्टी का एक की अलायंस है। उनने भी यहाँ पर फाइनली बोल दिया है कि हम जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे। जो इलेक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है, जो एनडीए की कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू, उनको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली काफ़ी सारे जो अपोजिशन है वो यहाँ पे हट के जो सपोर्ट कर रहे हैं वो एनडीए के नॉमिनी या एनडीए के कैंडिडेट जो द्रौपदी मुर्मू को कर रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप जो है मुफ्ती हम जो मलिक को जानते होंगे दोस्तों, जो कि काफ़ी इनका नाम रहा है यासीन मलिक, जो कि अभी अरेस्ट हुए दोस्तों सीबीआई द्वारा, ठीक है। इनको अभी जो अरेस्ट, इनके ऊपर काफ़ी सारे चार्ज है। मेनली इनने एक हम बोलते मिलिटेंट ग्रुप तो नहीं बोलते इनको, जब इनने एक ग्रुप बनाया था, इसका नाम है कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। इस ग्रुप को इनने बनाया था 90s और 1989 समथिंग 1980s में। अब इस ग्रुप के फाउंडर है दोस्तों, चीफ थे। और ये ग्रुप का कहीं ना कहीं नाम सामने आता है जो कश्मीरी पंडित का एविकेशन हुआ था ना, कश्मीरी पंडित घाटी जो पलायन हुआ था जम्मू में, और कहीं ना कहीं जब 1999 में काफ़ी सारे जो दंगे हुए थे उनके पीछे इनका नाम आता है। साथ साथ में इनका एक मनी लॉन्ड्रिंग और साथ में काफ़ी सारे जो केसेस इन पर चल रहे थे, इसमें अभी जो सजा हुई है इनको वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई थी। लेकिन यहाँ पर सीबीआई ने कल एक और मामला सामने आ गया, जो रुबैया फातिया, जो रुबिया सैयद है ना, जो कि फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जो डॉटर थी, उनको इनने किडनैप करा था ना, तो उनका इनका नाम सामने आया था। लेकिन तो यहाँ पर जो नाम जब सामने आया था, तो कल फाइनली जब सीबीआई कोर्ट ने इनका जो रुबैया जी का स्टेटमेंट लिया, तो उसमें इन्हें इनको फाइनली आइडेंटिफाई कर लिया कि यही जो लोग थे, और उसमें 3 और जो शामिल थे, ठीक है, मलिक और 3 लोग जो है खास लोग हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल करा और बोला है कि यही वो लोग थे जिन्हें मुझे किडनैप करा था। अभी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनको आगे सज़ा करवाने के लिए। तो 1989 की किडनैपिंग केस था दोस्तों ये, और उस समय के यूनियन होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनको ये किडनैप करा था इन्होंने इनकी बेटी को। उसके बाद उनकी बेटी ने इसको फाइनली आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो आपने कश्मीर फाइल मूवी होगी देखी होगी ना, उसमें जो बीएड वाला इंसान था, जो कि एयरफोर्स वाले जो ऑफिसर को मारता है, और सारी जो बताएगा कि ये पूरा हेड था इस पंडित, जो कश्मीरी पंडित को भगाने में, और कश्मीर वैली से, उसमें इनका नाम सामने था, वही है यासीन मलिक। कहीं ना कहीं उनके रूप में वो वीडियो बनाई गई, मतलब जो कैरेक्टर बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश फाइनली यहाँ पर एग्री हो गया दोस्तों, जो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट तो चल रहा था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये असम का दोस्तों ऐसा नहीं है कि खाली अरुणाचल प्रदेश है, असम का आसपास जिसके भी बॉर्डरिंग, नागालैंड हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, जितनी भी उसकी बॉर्डरिंग शेयर लगती है उन सबसे है ना बॉर्डर डिस्प्यूट है असम का। अब वो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले असम हुआ करता था, उसके बाद में ये सभी बने। इसको भी देखेंगे हम कैसे कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हुआ। अभी हाल ही में 12 जो विलेज का जो डिस्प्यूट था मेघालय के साथ, उसका असम के साथ पूरा जो है क्लियर हो गया और सॉर्ट आउट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसको देखेंगे क्या है पेज नंबर आगे जो हम देखेंगे पेज नंबर 8 में इसको, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पेज में जो गोडबार अक्षय है उनके बारे में दे रखा है। तो देखिए गोडबार अक्षय भी फिलहाल में सिंगापुर में, ठीक है। और फाइनली जो रानिल विक्रमसिंघे है ना, जो पहले पीएम थे, उनने यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए जो है श्रीलंका में शपथ ले ली। वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। और अगर बात करें अभी आगे, ये तो एक्टिंग चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फाइनली जो इनकी जो मेजोरिटी पार्टी है वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगी अगले 1 महीने में कि नया जो पूरा जो मेनली जो जो प्रेसिडेंट है वो सिलेक्ट कर लिया जाए सीक्रेट बैलेट सिस्टम से। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम नया राष्ट्रपति दोस्तों 1 महीने में के अंतराल में, कब 1 या 2 महीने के अंतराल में जो है सीक्रेट बैलेट से यहाँ पर कर लेंगे, इसको सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसको कर लेंगे। और जब जैसे ही यहाँ पर जो इसको जो नए जो हम बोलें जो पूर्व राष्ट्रपति गोलबार एक्सप्रेस है, उनने रिजाइनेशन करा, उसके बाद यहाँ पर खुशी की लहर आ गई और लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेट करा इस मूवमेंट को। और अगर आप देखोगे पार्लियामेंट ने नए स्पीकर जो थे उन्हें अनाउंसमेंट करा कि जो नए राष्ट्रपति होंगे, एक्टिंग राष्ट्रपति वो रानिल विक्रमसिंघे हैं। अगर बात करें इसमें और क्या इसमें है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो लिया इनका, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। साथ साथ में मेनली जो काम अभी करेंगे दोस्तों, जो करंट सप्लाई है जो रुकी हुई है डीजल की, फ्यूल की, वाटर की, बेसिक नीड्स की, उसको करेंगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका राजपक्षे परिवार को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियरली बैन लगा दिया दोस्तों देश से बाहर जाने के लिए जो राजपक्षे फैमिली है उसमें। तो प्राइम मिनिस्टर
जो थे वहाँ के, जैसे राष्ट्रपति जैसे बन के बड़े भाई गोटबाया राजपक्षे तो चलेगा, लेकिन अभी इनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपके महिंद्रा राजपक्षे और इनके भाई बारसील राजपक्षे और इनकी फैमिली को 28 जुलाई तक यहाँ पर देश छोड़ने के लिए मना कर दिया गया है। अभी क्या क्लियर करा ये आगे मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ अब देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो हर साल दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंक फ्रेमवर्क जो आता है, जिसमें सारी रैंकिंग आती है कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है इंडिया में, और अलग अलग क्राइटेरिया पे डिसाइड होता है। तो इसी फाइनली आ चुका है, और इस बार जो टॉप करा है आईआईटी, हर बार की तरह पहले भी यही करता है, तो आईआईटी मद्रास ने हर बार की तरह टॉप करा, आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो धर्मेंद्र प्रधान है, मैं नाम बोल रहा हूँ सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान है, तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे फाइनली दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 को लॉन्च करा। इसमें फाइनली जो टॉप करा है 87 पॉइंट के साथ, दो टॉप करा है इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास ने करा है। सेकंड में दोस्तों आईएससी बेंगलोर है दोस्तों, और थर्ड पे दोस्तों है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो पहले दूसरे तीसरे में दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट आप याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2022 का जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो आईआईटी मद्रास है। सेकंड नंबर पे आईआईएससी बेंगलोर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे थर्ड नंबर पे। अगर आप टॉप 10 में देखोगे तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, और दूसरी भी आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली फोर्थ नंबर पर है, आईआईटी कानपुर फिफ्थ नंबर पे, आईआईटी का जो है खगरपुर है जो कि, ठीक है, सिक्स नंबर पे। अगर आप देखोगे, ये तो इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। अगर ओवरऑल आप बात करोगे यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में जो टॉप 5 में दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिख रही है, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो आईएससी जो बेंगलोर है वो है, और जवाहरलाल नेहरू है, उसके अलावा जामिया इस्लामिया है, और यूनिवर्सिटी एंड अमृत विश्व विद्यापीठ जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी में यहाँ पे इस बार है। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप 5 में नहीं रह पाया, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे जो है मैनेजमेंट में आप देखोगे तो जो मैनेजमेंट जो में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है IIM जो है अहमदाबाद है, इस पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो फीमेल यानी आप देखोगे वुमेन कॉलेज है, उसमें सबसे जो टॉप 10 में आपको याद रखना है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मिरांडा हाउस हिंदी कॉलेज, प्रेसिडेंट कॉलेज, और लेडी श्री राम कॉलेज, ये सब आपको टॉप महिला मतलब वुमेन कॉलेजों में दिखेंगे। तो ये पूरा रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आपको दिखेगी यहाँ पर, ये फाइल फोटो आज का जो दे रखा था द हिंदू के द्वारा, ये भद्रांचलम जो टाउन है तेलंगाना का, वहाँ की जो है 50 साल 60 साल पुराना ब्रिज है, पूरा वो मतलब पानी में दोस्तों ओवर मतलब हो ही जाएगा, पूरी तरह से फील हो गई। गोदावरी का सी लेवल काफ़ी बढ़ गया है, और हेवीली फ्लड आपको भद्रांचलम तेलंगाना में देखने को मिलेगा, क्योंकि भद्रांचलम जो मेनली ये टाउन में ना, कल आपको फोटो में दिखाया भी था, ये डाउन स्ट्रीम में आता है दोस्तों गोदावरी के, इस वजह से वहाँ पे बाढ़ है, यहाँ पर जैसी राइज बढ़ा यहाँ पर, ठीक है। तो जो 33 साल में सबसे ज़्यादा हाई वहाँ पर ये चले गया है, ठीक है। जैसे ही वहाँ पर ये गया, उसके बाद वहाँ पर काफ़ी जो लोअर एरिया है वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, और आर्मी को डिप्लॉय करा गया है। लगभग 10,000 से लोग यहाँ पर जो प्रभावित हुए, वो 48 जो है यहाँ पर कैंप, रिलीफ कैंप में जो है यहाँ पर, उसमें उनको पहुँचाया गया है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हाँ, तो ये डॉक्टर के बारे में, एक डॉक्टर बैंड देखिए, एक कोलकाता के बहुत सारे यहाँ पर फेमस डॉक्टर हैं, उनने दोस्तों लगभग 2004 में एक बैंड बनाया था दोस्तों, और वो काफ़ी बिजी डॉक्टर है, लेकिन फाइनली उनका मोटिव ये है कि उनका कहना है कि म्यूज़िक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उनका साफ साफ तौर पे यह कहना है कि हाँ, तो ये डॉक्टर मेनली कोलकाता से आते हैं, और इनने 2004 में एक हम बोले एक बैंड बनाया था, जिसका नाम है यहाँ पे दे रखा है, नाम जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप में, हाँ, बाइटी कोर्मी, ठीक है, बाइटी कोर्मी नाम से बैंड बनाया था। और अभी तक दोस्तों ये 200 प्लस दोस्तों 19 साल हो गए इनके बैंड को, 200 प्लस शो ये कर चुके हैं अक्रॉस वर्ल्ड, हम देख सकते हैं इंडिया, और इवन इन्हें बांग्लादेश में भी काफ़ी सारे जो कि जो है हम बोले कॉन्सर्ट करें, तो काफ़ी सारे ने कॉन्सर्ट करें। अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बिजी है, और ऐसा नहीं कि ये छोटे मोटे डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ये इस थेरेपी को या फिर हम बोले म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, और काफ़ी सारे कॉन्सर्ट करते हैं बांग्लादेश, ढाका, और इवन हमारे इंडिया में काफ़ी सारे जन में करें। अगर आप इनके डॉक्टरों के नाम देखोगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर है। इसमें एक डॉक्टर है दोस्तों, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर शिव वसु, ठीक है। यहाँ पर आप लेफ्ट से देखोगे ना, इस साइड से, तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है लेफ्ट, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट से देखोगे तो ये आपको दिख रहे हैं डॉक्टर शिव बसु, ठीक है, जो कि एक मूत्र विशेषज्ञ है, यूरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर तापस राधुचार्य, ठीक है, तपास राधुचार्य, ठीक है, राय चौधरी, ठीक है, तपास राय चौधरी, सॉरी यार, इनका नाम है डॉक्टर तपास राय चौधरी, जो कि हार्ट सर्जन है। और राजा रॉय, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरवेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि, और विवेक दत्ता यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, जो कि आई सर्जन है। अगर आप देखोगे जो तापस राय चौधरी है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 से 2018 में जब ये इन्होंने उस टीम को लीड करा जो कि पहला हम बोले हार्ट सर्जरी कर रही थी, हम बोले हार्ट ट्रांसप्लांट कर रही थी, पहला जो कि इंडिया का फर्स्ट नॉर्थ हम बोले ईस्टर्न इंडिया का पहला, जो पूर्वी इंडिया का पहला
हार्ट ट्रांसप्लांट था, उस टीम को इन्हें लीड करा था डॉक्टर तापस राधाचार्य जो कि हार्ट सर्जन है। इसके अलावा डॉक्टर राजा रॉय इंटरवेंशन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर शिवाजी वासु है जो कि यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर विवेक दत्ता जो कि हार्ट सर्जन है। तो इनने मिलकर अपना ग्रुप बनाया और अक्रॉस द इंडिया इन्होंने काम करा। और इनका ग्रुप पहले तो 2004 तक काफ़ी छोटा था, लेकिन कंटिन्यूसली इनने जो है ऑर्गेनाइज जो है कॉन्सर्ट करे, और आज जो है ये कोलकाता में इन काफ़ी सारे बैंडों को टक्कर दे रहा है। भारती कौरमी मेनली पहले तो शुरू में बंगाली गाने गाते थे, लेकिन इस जैसे जैसे इनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ा, इन्होंने हिंदी गाने भी स्टार्ट कर दिए। और इनका मानना है कि म्यूज़िक का बेस्ट मेडिसिन, अगर आप म्यूज़िक को फील करते हो और म्यूज़िक गाते हो या म्यूज़िक सुनते हो तो आपको बहुत ही मेडिसिन, अगर आप कोई सी बीमारी है तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। और लगभग 19 साल हो चुके हैं इनको, और काफ़ी सारे इन्हें कॉन्सर्ट करें। ठीक है, ये इनका एक छोटा सा ब्रीफ छोटा दिया था, तो हमने इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर जो है असम से रिलेटेड, असम और अरुणाचल प्रदेश फाइनली एग्री हो चुके हैं जो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू 1960 का एक जो पावर, ठीक है, पावर, ठीक है, जो कमीशन पावर जो थी, हाई कमीशन जो बैठी थी, उनने जो डिसाइड करा था उसके थ्रू। तो ये मेनली आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ है जो हेमंत बिस्वा शर्मा, आई थिंक इनका नाम है, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है, और एक तरफ है जो कि प्रेमा खांडू अरुणाचल के सीएम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरुणाचल के सीएम, और ये है दोस्तों हम बोले हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम है। इनने कल साइन करा है डिक्लेरेशन जिसका नाम है नामसाई डिक्लेरेशन। यहाँ पे देखिए नामसाई डिक्लेरेशन, आपसे पूछ सकते हैं ये क्या डिक्लेरेशन है, तो नामसाई डिक्लेरेशन बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करेगा 122 विलेज अराउंड। ठीक है, इन जो विलेज है आपस में जो कि किसके, असम और जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर डिस्प्यूट जो है एरिया को यहाँ पर सॉर्ट आउट करेगा। तो नामसाई डिक्लेरेशन ने साइन करा, और ये फाइनली दोनों जो है स्टेट एग्री हो गए अपने जो है जो बॉर्डर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। देखिए अभी असम दोस्तों फाइनली काफ़ी सारे, देखो असम मेनली जो था ना पहले, अगर आप देखो आज़ादी के समय जब इंडिया आज़ाद हुआ 1945 में, तो असम असम किंगडम पहले से था, आपको मालूम है। तो असम तो पहले से ही था, मतलब असम बाद में नहीं बना, असम पहले से ही था, और असम एज अ स्टेट पहले से रहा। लेकिन आप देखोगे ना तो ये मणिपुर, नागालैंड और ये मेघालय और त्रिपुरा ये यूटीज़ थे, मालूम है। पहले ये मतलब असम के हिस्सा थे, फिर बाद में धीरे धीरे असम को अलग, देखिए पहले दो ही चीज़ हम बोले इंस्टिट्यूट होती थी। पहले असम हुआ करता था, और अरुणाचल प्रदेश को हम बोलते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। क्या बोलते थे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे आज़ादी के समय जो कि ये नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट हुआ करता था, जो कि मेनली यूटीज़ की तरह काम करता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, और एक असम होता था। असम के अंदर कट ही सारे मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम आते थे। फिर बाद में आप देखोगे 1987 में क्या हुआ दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को बंद करके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य बना दिया गया। और जैसे ये राज्य बना 1987 में, तो ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया दोस्तों। और धीरे धीरे जो है यूटीज़ है, असम चाहता था कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो चीज़ें बनी वो जो कहीं ना कहीं जो असम का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में चले गया, तो असम उसको एग्री करने से मना करने लग गया, और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा असम में आ गया, तो उसको मानने के लिए जो है एग्री नहीं हो रहे थे। और फिर बाद में जो काफ़ी सारी यूटीज़ बनी नागालैंड और मणिपुर, वो बाद में फिर बाद में 1970 से और 75 के समथिंग इनको राज्य बनाया गया। तो असम शुरू से ही मतलब एक स्टेट था, तो उसका काफ़ी सारा जो एरिया इन यूटीज़ को बाद में जो दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट का कारण बना। अगर आप आगे देखोगे तो अभी काफ़ी सारे जो स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है। मेघालय का भी हाल ही में आपने एक महीने पहले सुना था कि मेघालय का जो 12 जो विलेज का जो डिस्प्यूट था, 12 डिस्प्यूटेड एरिया था असम और मेघालय के, उसको सॉर्ट आउट कर लिया था एक सिंपल जो है कमेटी, रीजनल कमेटी बनाकर। अभी जो अरुणाचल और असम का जो सेक्टर जो सॉर्ट आउट होगा, उसको भी यहाँ पर एक 12 मेंबर की जो हम बोले टोटल 12 कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी, रीजनल कमेटी, क्योंकि जो है अरुणाचल प्रदेश भी बनाएगा और असम भी बनाएगा। अब ये जो कमेटीज़ होगी ना, मेनली ग्राउंड लेवल पर यहाँ पे घूमेगी, और जो भी डिस्प्यूट है, जो भी बाउंड्री इशू है, उसको यहाँ पर कैरिड आउट करेगी। और टिल 1-2 हफ्ते में दोस्तों ये रिपोर्ट जो कि अपने अपने स्टेट को सौंपेगी, और इस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे डिस्प्यूट बिल्कुल सील कैरिड होगा। अभी फाइनली जो ये डिस्प्यूट है ना, वो जो पूरा जो सॉर्ट आउट होगा, वो जो 29 टॉप शीट जो कि एक हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई गई थी 1960 में, उसने जो डिसाइड करा ना, उसी बॉर्डर पे यहाँ पर पूरी तरह से ये एग्री हो गए, और उसको यहाँ पर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमने ब्रीफ में देख लिया क्या क्या यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया था, और ये फाइनली सॉर्ट आउट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ जो सामने आ रही है ये एक रिपोर्ट है जो हिंदू की, एक द हिंदू की रिपोर्टर है, उन्होंने यहाँ पर इसको ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करी है। जो हमारे यहाँ पे फिश क्राइसिस देखने को मिल रहा है केरला के कोलम में, उसको यहाँ पर इन्हें साझा करने की कोशिश करी। तो हम भी इसको एक बार रीड आउट करेंगे, समझेंगे क्या अभी स्थिति चल रही है। और श्रीलंका के मछुआरों की भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे कि वहाँ पर पेट्रोल महंगा होने से वजह से फिशिंग इंडस्ट्री क्यों ठप पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो यहाँ पे फंट न्यूज़ है, फिशिंग इज अनसर्टेन वाटर। ठीक है, जो आपको मालूम है पहले तो क्या होता था दोस्तों, जब फिशिंग जो क्लाइमेट चेंज और जब नहीं हुए थे, बायोडाइवर्सिटी अच्छी हुआ करती थी, और जो है हम बोले मौसम काफ़ी साफ़ रहता था, और एक हम बोले समुद्र का पानी साफ़ हुआ करता था। तो जो मछलियाँ हैं ना दोस्तों, तलहटी पे जो समुद्री तट है, उसके समय भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मछलियाँ मिली जाती थी। लेकिन कुछ समय ये सब स्थिति, क्लाइमेट चेंज और
हम बोले काफ़ी सारे जो डिज़ास्टर टाइप की चीज़ें हमको देखने को मिली, और क्लोरीफोई वाटर जो समुद्री पानी है वो भी जो कि काफ़ी सारे जो पोल्यूटेड हुआ, तो जो मछलियाँ हैं ना काफ़ी समय से वो आपको तलहटी पे मिलना कम हो गई। ठीक है, और कहाँ पे मिल रही है वो मछली आपको गहरे पानी, या फिर आपको कम से कम 10 से 20 नॉटिकल माइल्स आपको आगे जाना पड़ेगा समुद्र में, जब जाके आपको मछली मिलेगी। ठीक है, तो इसको साझा करके यहाँ पे एक रिपोर्ट बनी, तो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अभी फिलहाल जो कोलम, केरला का कोलम है, उस पर रिपोर्ट करिए कि केरला का कोलम काफ़ी समय से दोस्तों यहाँ पर एक हम बोले डिज़ास्टर से कर रहा है दोस्तों। उनके यहाँ पे जो वहाँ के जो रीजनल मछुआरे हैं ना दोस्तों, वो अपने मछली पालन जो करते हैं या मछली पकड़ते हैं, वो इसको ढंग से नहीं कर पा रहे, और ना ही उनको मछलियाँ मिल रही है। ये सब जो रिपोर्ट है, और क्या कारण है इसमें, तो तलहटी में जो मछलियाँ उसको दिखना काफ़ी कम हो गई है। साथ साथ में उनको यहाँ पे मछली पकड़ने में जो काफ़ी दिक्कतें क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है। साथ साथ में जो फ्यूल प्राइस बढ़ा है, तो वो ज़्यादा दूर तक अपनी बोट ले जा नहीं पाते, और ले जाते तो मछली मिलती नहीं, तो उनका खर्च ज़्यादा हो जाता है। आपको मालूम है जो आजकल अगर आपको बाहर दूर तक जाना है मछली पकड़ने, तो आपको पास आपको डीजल जो आपके पास बोट होती है उसको यूज़ करना पड़ता है, और जो काफ़ी नॉटिकल माइल्स तक जाना पड़ता है, अराउंड 10 नॉटिकल माइल या 16 नॉटिकल माइल्स तक आप जाओगे, तो जब जाके आपको मछली मिलना स्टार्ट होगी अच्छी क्वालिटी की और अच्छी क्वांटिटी में। तो अगर आपको नहीं पता, तो एक नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको बताता हूँ मैं। तो एक नॉटिकल जो माइल होता है ना, एन उसमें लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं दोस्तों, या 1.8 किलोमीटर, यानी हमारे जो नॉर्मल किलोमीटर उससे थोड़ा अलग होता है 1 नॉटिकल माइल्स, यानी समुद्री इकाई हम बोलते हैं। एक समुद्री इकाई में 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो लगभग आपको 10 से 16 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स अंदर तक जाना पड़ता है, जब जाके आपको समुद्र में अच्छी क्वालिटी की मछली और जो चीज़ मिलेगी। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई कि इतना दूर जाने पर भी यहाँ पर जो है मछलियाँ नहीं मिल रही है। जो केरल के मछुआरे हैं उनका यह कहना है कि वो 10 से 20 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पे आप देखोगे 10 से 9 नॉटिकल माइल्स ही चलेगा, लेकिन इनको और 4 से 6 बार चलेगा। ठीक है, लगभग 4 से 6 बार या 10 नॉटिकल माइल तक चलेगा, लेकिन 5 घंटे में इनको कुछ भी नहीं मिला। इनका जो जाल है बिल्कुल खाली आया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कारण बताया जा रहा है कि डिजास्टर जो क्लाइमेट चेंज है, और जो हैवी जो हम बोले मशीनरी यूज़ करके जो फिशिंग करती कंपनियां, उसको भी हम देखेंगे टेम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, वो इसका कारण बताया जा रहा है। आपको मालूम यूरोप जैसे देशों और दूसरे कंट्री ने इनको बैन भी कर रखा है। ठीक है, और जो है चाइना जैसे देश काफ़ी मात्रा में जब फिश उत्पादन के लिए अपनी जो कंपनियों को यहाँ पर ये प्रोसेस करते हो, काफ़ी मात्रा में एक साथ हज़ारों टनों से जो है मछली पकड़ लेते हैं। तो जो वहाँ के रीजनल जो मछुआरे हैं दोस्तों, वो अपने दैनिक जो कार्रवाई जो जीने के लिए, अपने दैनिक जीवन जीने के लिए जो मछली का पकड़ करते हैं, उनको मिल नहीं पाती। यही कारण यहाँ पे केरला में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे केरला के मछुआरे दोस्तों 10 किलोमीटर जो सीज़न आता है मानसून का, वो इस मानसून के सीज़न में लगभग लगभग 1 महीना के समथिंग जो उनको ट्रेडिशनल मछुआरे उनको यहाँ पर अच्छी जो है अर्निंग करने का समय होता है, और उनको काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ पे मछली मिलती है 10 से 9 नॉटिकल माइल्स का। लेकिन अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि इनको ये नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और इसी जो रिपोर्ट में बताया गया है, अगर आप देखोगे जो बोर्ड इनकी जो है, इसमें काफ़ी सारा इनका इन्वेस्टमेंट भी होता है, फ्यूल और टाइम और एफर्ट जाता है। लेकिन जब इनका फ्यूल जाता है, तो वो जब नहीं मिलता है इनको मछुआरे दो मछलियाँ मिलती है, तो काफ़ी कम पैसे में इनको अपना दैनिक जीवन जीना पड़ता है। आपको बता दें कि अगर आप इस रीजन में जाओगे, तो आपको एक अच्छी जो क्वालिटी की मछली होती है वो कोकर और सरडाइन होती है। मेनली ऑयल जो ट्रेडिशनल ऑयल मेकिंग जो होता है ना यहाँ पर, उसमें काम आती है, ऑयल निकालने और खाने के उपयोग में। ठीक है, तो उसको बेच के अपना दैनिक निर्वाह करते हैं। अगर आप देखोगे तो केरला जो गवर्नमेंट है ना, इन मछुआरों के लिए एक काम ये करती है कि जो ये ट्रैवलिंग करके जो ये जो होती है ना, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियों की बोट और जहाज़ जो एक साथ टनों से जो मछलियाँ पकड़ लेते हैं जाल में, उसको यहाँ पर 1 महीने के लिए बैन कर देती है। मानसून सीजन जब भी आता है, जब तक ये लोकल मछुआरों के लिए यहाँ पर इसको 52 डेज के लिए कम से कम आप दे सकते हैं 2 महीने के लिए इसको बैन कर दिया जाता है, 9 जुलाई से फिर 31 तक, 31 9 जून से लेकर 31 जून तक। तो 52 दिन तक ये बंद रहती है दोस्तों। इस बीच में जो लोकल मछुआरे वो अपनी जो है फिशिंग कर सकते हैं और फिश पकड़ के वो करते हैं। लेकिन स्थिति आ रही है कि अभी भी इनको वहाँ पे मछलियाँ नहीं मिल रही सीजन में भी। इनका कहना है कि इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है दोस्तों, पूरा जो डीजल वीजल मिला के और जो लेबर रख के 5,000 होता है, लेकिन जो ये पकड़ते हो मात्र 10,000 करते हैं, उसमें भी इनको 2 शेयर जो कि यहाँ पे जो बोर्ड के मालिक होते हैं उनको देना पड़ता है। तो यही स्थिति सामने आ रही है। इसके अलावा दोस्तों मेनली कारण क्लाइमेट चेंज का भी सामने आ रहा है। मेनली जो मछुआरे जो डिसाइड करते हैं ना दोस्तों कि कहाँ पे अच्छी मछलियाँ मिलेगी, वो उसको देखते हैं कि वहाँ पर जो समुद्री पक्षी है वहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर जो एरिया बबली एरिया है वहाँ पर, ठीक है, या फिर वार्म वाटर जहाँ पे कहीं ना करंट मिलते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा आपको मालूम है जैसे जापान में वार्म वाटर और जो ठंडा पानी और गर्म पानी जब मिलता है, तो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है। ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है अच्छी मछलियाँ पकड़नी है अगर आपको। लेकिन ये स्थिति ऐसी हो रही है दोस्तों कि जो समुद्र भी वो भी इनको कंटिन्यूसली धोखा दे रहा है। सडनली साइक्लोन आ जाते हैं या फिर करंट सडनली आ जाता है, तो मछलियाँ वहाँ से चली जाती हैं। ठीक है, तो ये कारण यहाँ पर सामने आ रहा है इनके साइक्लोन और दूसरी चीज़ों में देखते हुए। तो ये रीज़न दोस्तों केरला के जो कोलम में जो वहाँ के लोकल मछुआरे हैं उनको दिक्कत में आ रही है। तो ये रिपोर्ट थी, तो कवर कर लिया हमने, एज अ नॉलेज बेस्ड थी। तो ये जो रिपोर्ट थी उसको कवर कर लिया हमने। नेक्स्ट न्यूज़ दो है यहाँ पे बांग्लादेश जो है राजनाथ सिंह की जो है कोलकाता यात्रा उसके बारे में। तो कल क्या हुआ दोस्तों,
राजनाथ सिंह दोस्तों कोलकाता गए थे वहाँ पर एक जो हमारा नेवल जो हमारा शिप है, जो कि नेवी शिप है, उसको इनोग्रेट करने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट 17 है, जो स्टिल्ड फायरग्रेड जो कि करके एक दूनागिरी करके एक शिप है, जो कि वहाँ के कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा बनाया गया। उसको यहाँ पर कोलकाता में राजनाथ सिंह ने लॉन्च करा। इसी दौरान उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। मतलब उनने यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए बांग्लादेश से, जो कि उसका ईस्टर्न लेबर है, जो ईस्टर्न नेबर है हमारे बांग्लादेश से। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उसको वेस्टर्न नेबर के संबोधित करा, और उनका सीधा सीधा मतलब पाकिस्तान पे था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से कुछ सीखना चाहिए। उनका कहना था एक तरफ जो देश है जो कि अभी कंटिन्यूसली आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और कंटिन्यूसली लोन ले रहा है, उसके अलावा दोस्तों पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है उसको। लेकिन वहीं आप देखोगे जो उसका ईस्टर्न पार्ट जो नेबर है बांग्लादेश, वो कंटिन्यूसली अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, ठीक है, और जो है नई विचारधारा से जुड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों उसके वहाँ पे काफ़ी मात्रा में रिलीजियस फैंटेसीज में देखा जा रहा है, सेकुलर है, मॉडर्न है, और अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यूसली बांग्लादेश काम कर रहा है। आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी रैंकिंग में पर कैपिटल इनकम देखो इंडिया की से भी ज़्यादा बांग्लादेश की हो गई है। और दूसरी कई रैंकिंग में बांग्लादेश अभी हाल ही में आप देखो जेंडर गैप इंडेक्स आता है, उसमें वो इंडिया से अच्छा उसने मतलब प्रदर्शन करा है। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि बांग्लादेश से पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। और मेनली वो गए थे यहाँ पर जो बांग्लादेश में, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारा जो दूनागिरी करके जो प्रोजेक्ट हमारा जो था, दूनागिरी प्रोजेक्ट 17 के अंदर जो एक शिप था वो बना हुआ था, उसको यहाँ पर इनोग्रेट उन्होंने करा। ठीक है, तो दूनागिरी जो हमारा एक प्रकार का स्टिल्ड जो शिप है, जो कि नेवी को यहाँ पर उन्होंने दिया। तो ये मेनली जो है गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अभी आप बोल रहे हैं स्टिल्ड क्या होता है दोस्तों, तो स्टिल्ड मेनली मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपने देखा होगा कैमोफ्लैक्स, आर्मी में एक वर्ड चलता है कैमोफ्लैक्स, ठीक है। कैमोफ्लैक्स होता है मेनली जब आप देखते हो कि आर्मी के जो बंदे होते हैं वो अपने आप को झाड़ वाड़ जैसा बना के और ग्रीनरी एरिया में मेनली अपने आप को अंदर कर लेते और अपने आप को जो है बिल्कुल जंगली बना लेते, ताकि वो कैमोफ्लेज हो सके और आप इजीली उनको इग्नोर कर दे और देख नहीं पाए। ऐसी जो होता है ना, जब एयरफोर्स और जो हमारे पे रेडार से बचने के लिए जब हम बोले सोनार, और जैसे रेडार तो मेनली एयर में आप यूज़ करते हो, जो हमारे यहाँ के जो जहाज शिप है या फिर एयरक्राफ्ट है उनको पकड़ने के लिए, वैसे ही जब सोनार और रेडार से जो हमारे जो शिप होते हैं ना, उनको इस टेक्निक से या इस मटेरियल का बनाया जाता है। जब उनके ऊपर जो अल्ट्रावायलेट जो रे आती है ना, वो उनसे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो, या फिर मोस्ट ऑफ जो रे होती है ना उसको डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे वो रेडार में बिल्कुल कम मात्रा में चुटकू मुटकू दिखते, ऐसा लगता है कि मछलियाँ फिर वो है। तो इसी प्रकार का ये स्टिल बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, जो कि इनको रेडार से बचाती है और इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पनडुब्बी नीचे घूम रही है और उसका रेडार में जो हमारा शिप आ गया तो वो तो उसको तबाह कर देगा, ठीक है, जो टॉर्पेडो छोड़ के। लेकिन हम जब इसको स्टिल टेक्नोलॉजी से बनाते हैं तो उसको ये फ़ायदा मिलता है कि रेडार में इजीली आ नहीं पाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है रेडार में कि मान लो कोई मछली या फिर छोटा सा तिनका है, अगर शिप होता है इसकी जगह पे तो बड़ा डॉट दिखता, तो इसलिए ये बच जाते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इस एक प्रकार का स्टिल प्रोजेक्ट है। इसका याद रखना आपको, दूनागिरी को यहाँ पर इनोग्रेट करा है इन्हें नेवी में। साथ साथ में यहाँ पर MSP का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है हमें, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है। जो एंटरप्रेनर है, जो हमारे उद्योग होते हैं, उन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पर जो योगदान दिया है लगभग, जो कि इसके 29 जो इक्विपमेंट है जो कि इंडियन ओरिजिन है, वो MSP जो छोटे मोटे जो उद्योग करने वाले उन्होंने इसको तैयार करा। ये जो यहाँ के प्रोजेक्ट के जो एडमिरल कुमार है उन्होंने यहाँ पर बताया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों फ्रांस से आ रही है दोस्तों। जो फाइनली जो हमारा राफेल है उसकी पूरी डिलीवरी कंप्लीट होने वाली है। टोटल 36 राफेल हम को डिलीवर करने का यहाँ पर पूरा काम पूरा हो चुका है, ये बताया फ्रांस के जो इन्वॉय है उनके द्वारा। जो फ्रांस के तो अभी कल परसों क्या था दोस्तों, फ्रांस का नेशनल डे था, उसमें यहाँ पर जो फ्रांस के इन्वॉय है उनने यहाँ पर जो इम्यूनल लेनिन, उन्होंने बताया कि दोस्तों हमने 36 राफेल पूरी तरह से डिलीवर कर दिए हैं इंडिया को। इसमें से 35 तो अराइवल हो चुके हैं, लेकिन जो एक है वो यहाँ पर रुका हुआ है, उसकी जाँच चल रही है इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के नाम पर, तो उसको उसके हिसाब से टेस्ट किया जा रहा है और ये भी आफ्टर टेस्टिंग यहाँ पर इंडिया को पहुँचा दिया जाएगा और ये खेप यहाँ पे पहुंच चुकी है पूरी तरह से। अगर आप बात करें तो इंडिया में अभी सोच रहा है दोस्तों नेवी वेरिएंट जो है राफेल का, जिसको आप बोलते हैं राफेल M, ठीक है, जो कि अभी जो अमेरिका का जो फाइटर जहाज़ है F-18 सुपर हॉरेंट, F-18 सुपर हॉरेंट, जो कि बोइंग कंपनी बनाती है अमेरिकन एयरफोर्स के लिए, उसको भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम खरीद सकते हैं। एक प्रकार का नेवी वेरिएंट है और जो कि अभी फिलहाल में काफ़ी टक्कर दे रहा है F-18 को, ठीक है, राफेल M। तो इस क्राफ्ट को भी ऑपरेट करने की सोच रहे हैं हम कि हम इसको टेंडर में ले लें और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में रख लें जनवरी तक, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, तो आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर जो है, हाँ, जो हमारा वैक्सीनेशन जो चलता है दोस्तों बच्चों के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो हम बोले इसमें गिर चुके हैं। तो हमारा राइजिंग इन अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो WHO और यूनिसेफ द्वारा बताया गया। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंडियन हु आर वर अनवैक्सीनेटेड और मिस्ड फर्स्ट डोज, ठीक है। तो काफ़ी सारे लॉकडाउन के समय और आप देखोगे अभी भी स्थिति ऐसी है कि दोस्तों जो बच्चे, जो 4 से 3 माह का बच्चा होता है, उसको वैक्सीनेशन लगती है डिप्थीरिया और टिटनेस और पर्टिनस का,
वो यहाँ पर मिस कर चुका है वो फर्स्ट डोज। और ये जो संख्या जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ के 2019 से जो आप देखोगे बढ़ के 2019 से बढ़ के 2021 में दुगनी हो चुकी है। आप देखोगे जो 19 में 1.4 मिलियन जो बच्चे थे उनको यहाँ पर डोज नहीं लगे थे, लेकिन वो बढ़ के जो डोज है अब 2.7 मिलियन हो चुके 2021 में। यानी अभी की स्थिति में 2.7 मिलियन बच्चों ने ये फर्स्ट डोज जो है मिस कर दिया है, जो कि बहुत ही हाई 130 सालों में सबसे ज़्यादा हाई रहा है दोस्तों। WHO और यूनिसेफ के द्वारा बताया गया। और ये जानकारी डॉक्टर ठीक है मानिक चटर्जी जो कि हेल्थ स्पेशलिस्ट है यूनिसेफ के, उसके द्वारा बताया गया। तो आपका यूनिसेफ को नहीं पता आपको तो बता दें, ये बच्चों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की एक इकाई है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और खासकर बच्चों की रक्षा और बच्चों के राइट के लिए अपनी आवाज़ उठाती है। अगर आप देखोगे नियरली 25 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो एवरी ईयर इंडिया में बोर्न होते हैं। और हमारी जो वैक्सीनेशन रेट है वो 43% थी नेशनल हेल्थ सर्वे 2003 की तरह, और 2005 और 6 में। और ये बढ़ के 62% हो गई नेशनल हेल्थ सर्वे 2015 में आया था उसमें। अब हम जो हमारा जो टारगेट है दोस्तों, वो हमारा जो वैक्सीनेशन सर्वे 2021 तक हमारा करने का टारगेट था, वो 81% करने का टारगेट था। मतलब हमारा जो वैक्सीनेशन रेट है उसको 81% हम कर दे, इम्यूनाइज करते बच्चों को। लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि कोविड आ गया दोस्तों, और हमको दूसरे वैक्सीनेशन लगाने पड़े कोविड के। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें पिछड़ चुकी है, लेकिन हमको इसको बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं सरकार ने इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। अभी काफ़ी सारी जो योजनाएं दोस्तों उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च करी थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट न्यूज़ जो सामने आती है, आज इतना ही है। ठीक है, ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सर, और सब्सक्राइब जरूर करना।